औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी पढ़ा था और उसके बाद स्वॉलिंग का जो मैकेनिज़्म था उसको देखा था। और हमने एक बात पढ़ी थी कि जब स्वॉलिंग की जाती है, मतलब कि कोई लुकमा या बोलस निगला जाएगा, तो वो स्टार्ट के ऊपर तो वॉलंटरी होता है, लेकिन उसके बाद फिर ये इनवॉलंटरी हो जाता है। और हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक ख़ास किस्म की मूवमेंट होती है जो हमारे खाए हुए खाने को आगे से आगे पुश कर रही होती है, और उस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इस पेरिस्टालसिस के अंदर क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स हैं, जिनको हम सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और फूड को स्क्वीज़ करते हैं आगे की तरफ, ताकि जो हमने खाना खाया है वो हमारे फूड पाइप से इसोफेगस से आगे स्टमक के अंदर, स्टमक से फिर नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद आउटसाइड दी बॉडी जो है वो वेस्ट मटेरियल को जो है वो निकाल दिया जाता है। तो पेरिस्टालसिस ऐसी मूवमेंट है जो आपने खाना खाया होता है उसके बिल्कुल पीछे पीछे उसको पुश करती है और उसको पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो आगे मूव करने में हेल्प करती है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को देखने के लिए यहाँ पर हमने एक पिक्चर अटैच की है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि फूड बोलस है और उसको किस तरीके से मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके उसको आगे की तरफ जो है वो पुश कर रहे हैं। इस करेक्टरिस्टिक मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये मूवमेंट रिवर्स हो जाती है, और जब रिवर्स होती है तो इस मूवमेंट को हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो मटेरियल होता है वो कभी कभार स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टमक से हमारे सीधा माउथ में आ जाता है, और उसको डेफिनेटली हम वोमिटिंग कहते हैं, यानी कि कै आ जाना या उल्टी हो जाना, जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसमें बॉडी का टेम्परेचर ख़राब होना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कोई दिल वगैरह ख़राब होता है, और उसके बाद ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट रिवर्स होती है और उसको हम एंटी पेरिस्टालसिस कह देते हैं। एक और भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब आपको खाना खाए हुए तकरीबन 12 से 24 घंटे हो जाते हैं, और समटाइम्स आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कम होता है, या आपका पेट यानी कि स्टमक खाली होता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके स्टमक के अंदर ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्टमक के अंदर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और आप कॉमन हमारी लैंग्वेज के अंदर जो है ना एक मुहावरा बोला जाता है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक्चुअल में वो जो कंट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से खाली स्टमक में से आवाज़ें आती हैं, उसे हम हंगर पैंग कहते हैं। वो हंगर पैंग एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है जो कि खाली स्टमक होने की वजह से या बहुत देर का खाना खाए होने की वजह से जो है ये क्रिएट होती है। तो वो भी स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस होती हैं। तो इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, नॉर्मल पेरिस्टालसिस, फिर रिवर्स पेरिस्टालसिस जिसको हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं, और ख़ाली स्टमक होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उन्हें हम हंगर पैंग्स कहते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो पूछी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर पेरिस्टालसिस से रिलेटेड बताया गया है कि जो हम खाना खा रहे होते हैं उसके ऊपर ग्रेविटी का भी बहुत ज़्यादा असर होता है, ख़ास तौर पर जो हम लिक्विड्स वगैरह पीते हैं। यानी कि आप जब पानी पीते हैं तो आपको बिल्कुल मतलब कि बैठ के पानी पीना चाहिए, ताकि जो ग्रेविटी है वो पानी को नीचे की तरफ यानी कि स्टमक की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करे, खींचे। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है, वो ये है कि हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं फॉर सॉलिड मटेरियल। इवन कि आप कुछ खाना खा रहे हैं तो बताया जाता है कि अगर आप हेड स्टैंड करते हैं, यानी कि आप जो है वो अपने हाथों पे खड़ा हो जाते हैं या सर नीचे कर लेते हैं, टांगे ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर कोई आप नवाला खाते हैं तो फिर भी वो नवाला जो है वो आपके स्टमक तक पहुंचा दिया जाएगा। किसकी वजह से? इन्हीं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से, यानी कि इतनी स्ट्रांग होती है। लेकिन ज़ाहिर बात है लिक्विड को मतलब ऐसा नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि लिक्विड जो है उसके ऊपर ग्रिप इतनी नहीं होती, इस वजह से ग्रेविटी का भी इसमें रोल होता है। उसके बाद जी हम डाइजेशन इन स्टमक को साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे फूड पाइप में जो बोलस आ रहा होता है तो वो स्टमक के अंदर एंटर होता है, और स्टमक के बिल्कुल एंट्री पॉइंट के ऊपर एक रिंग ऑफ मसल्स होते हैं जिनको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी और उस बोलस को आगे से आगे पुश करते करते जब कार्डियक स्फिंक्टर तक पहुंचेगा तो कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है, और जब कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होता है तो उसके अंदर खुराक आ जाती है और स्टमक जो है उसमें खुराक यानी कि बोलस चला जाता है।
और उसके बाद वो जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और स्टमक को क्लोज़ कर देते हैं ताकि वापस जो खाना है वो अब फूड पाइप में ना जाए। और उसके बाद फिर हमारे स्टमक के अंदर भी जो है वो यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती रहती है। अच्छा, अब ये जो स्टमक है ये हमारे डायाफ्राम यानी कि हमारे पेट के अंदर एक जो है वो लेयर आप कह सकते हैं, लंग्स के नीचे लेयर होती है, उसके नीचे ये स्टमक मौजूद होता है, ठीक है, बिलो द डायाफ्राम, और लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद होता है। ये इलास्टिक मस्कुलर बैग है जिसका काम ये है कि थोड़ी देर के लिए खाने को स्टोर करना और उसको जो है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना, यानी कि पार्शली डाइजेस्ट किया जाता है क्योंकि आगे कंप्लीट जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी। अच्छा, अब इसकी वजह से ये जो हमारे स्टमक हमारे खाने को थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लेता है, इधर जुमला लिखा हुआ है कि ये डिसकंटिन्यूअस फीडिंग को पॉसिबल करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा स्टमक ना होता तो हमें हर वक्त खाना खाते रहना पड़ना था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम सुबह नाश्ता करते हैं और वो जो नाश्ता है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है, और फिर वो जैसे जैसे हम दिन गुजारते हैं तो आहिस्ता 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 हमारे स्टमक में से जो है उस खाने को डाइजेस्ट किया जाता है। फिर दोपहर टाइम तक वो स्टमक खाली होता है, हम दोपहर का खाना खाते हैं और फिर रात के टाइम तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डाइजेस्ट किया जाता है। तो इस मस्कुलर बैग की वजह से हम डिसकंटिन्यूअस फीडिंग में मतलब हमें पॉसिबिलिटी मिली है। अगर ये स्टमक ना होता तो हमें हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ना था ताकि हमारी एनर्जी जो है वो बहाल रहे। बहरहाल, अगर हम स्टमक की पूरी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 जो है वो लेयर्स होती हैं। आउटर जो लेयर होती है सबसे बाहर वाली वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है। मिडल लेयर जो होती है वो स्मूथ मसल्स की होती है, और जो सबसे इनर लेयर होती है उसको हम म्यूकोज़ा लेयर कहते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, और साथ में जो है वो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो मिडल लेयर है मसल्स की, इसमें 2 तरह के मसल्स होते हैं। एक होते हैं बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो लेंथ वाइज होंगे, और एक इनर साइड के ऊपर सर्कुलर मसल्स जो सर्कल के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और अच्छे तरीके से स्टमक के अंदर मौजूद जो फूड होती है उसको वहाँ पर एंजाइम्स के साथ या सेक्रेशंस के साथ मिक्स करते रहते हैं। अब जो हमारा स्टमक है उसकी जो सबसे इनर वाली लेयर है जिसको हम म्यूकोज़ा लेयर भी कहते हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था काफ़ी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी शामिल हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो 3 तरह के सेल्स से मिलके बने होते हैं। म्यूकस सेल्स जिनका काम है म्यूकस सेक्रीट करना, पैराइटल या ओजेंटिक सेल्स जिनका काम है HCl प्रोड्यूस करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना, और ज़ाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स जिनका काम है पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करना। अब जब ये म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन सारे मिलते हैं तो इस सारे को हम गैस्ट्रिक जूस का जो है वो नाम देते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये कब स्टिमुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब हम खाना खाते हैं, प्रोटीन कोई फूड खाते हैं, या खाने को इवन देखते हैं, या हमें स्मेल जब आती है खाने की, तो उस वक्त भी हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब हम बारी बारी इनके जो फंक्शंस पढ़ेंगे। म्यूकस जो है, जो कि म्यूकस सेल से सिक्रीट होती है, उसका काम ये है कि उसने स्टमक को इनसाइड से जो है वो कवर करना होता है। और अगर म्यूकस ठीक तरीके से स्टमक को कवर ना करे तो स्टमक के अंदर मौजूद जो एंजाइम्स होंगे, जो HCl होगा, वो स्टमक की वाल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक तरह से ये जो म्यूकस है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह बिहेव करती है। उसके अलावा जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर सक्रीट किया जाता है, जिसका काम ये है कि वो स्टमक की pH को 2 से 3 के अंदर रखे ताकि उसके अंदर जो पेप्सिन एंजाइम है वो अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। HCl का दूसरा काम जो है वो फूड को सॉफ्ट करना, और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं फूड के अंदर तो उसको किल करना, यानी कि एंटीसेप्टिक रोल भी इसका होता है। तो ये म्यूकस और HCl का हमने फंक्शन पढ़ा। उसके बाद लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने पेप्सिन के बारे में देखना है कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ये प्रोड्यूस होता है जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन में कैसे एक्टिवेट होती है, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह है HCl यानी कि एसिडिक मीडियम, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और दूसरी जो पेप्सिन होती है, पहले से मौजूद जो पेप्सिन होती है, वो भी नए पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। यानी कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में कौन से 2 फैक्टर हैं, एक जो है वो HCl, और एक पहले से बनी हुई जो पेप्सिन होती है वो उसकी कन्वर्जन में रोल प्ले करती है। पेप्सिन का काम क्या है?
पेप्सिन का काम ये है कि जो हमारे खाने के अंदर प्रोटीन होती है उसको अच्छे तरीके से तोड़ना और उससे पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बना देना, और हमारा जो स्टमक की जो वॉल होती हैं वो अच्छे तरीके से फूड को इन गैस्ट्रिक जूस के साथ जो है वो मिक्स कर रही होती हैं, और इवेंचुअली जो लिक्विड सा बन जाता है या सेमी सॉलिड मैस जो बन जाता है उसे हम काइम कहते हैं। अब आप याद रखिएगा कि जो हमारे माउथ के अंदर मैस्टिकेशन के बाद एक एक बॉल सा बना था उसको हम बॉलस कहते हैं, और ये जो एक सेमी सॉलिड मैस बन गया है इस स्टमक के अंदर उसे हम काइम कहते हैं। फिर उसके बाद स्टमक से इस काइम को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाला जाएगा ड्यूडेनम की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, और वो किस रास्ते से जाएगा, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से जाएगा। यानी कि स्टमक का जो एंट्री पॉइंट है वो कार्डिक स्फिंक्टर था। आप ये बुक के ऊपर जो डायग्राम बनी होगी उसके ऊपर आप देख सकते हैं, और स्टमक से जो एग्जिट पॉइंट है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। अब नीचे दो येलो बॉक्स हमने पढ़ने हैं। पहले हम जो है वो लेफ़्ट साइड वाला जो है वो पढ़ेंगे। अब इसमें यह बताया गया है कि जब हम प्रोटीन फूड खाते हैं तो वो प्रोटीन फूड हमारे स्टमक के अंदर आकर एक एक जो है वो हार्मोन को जो है वो सक्रीट करवाती है एंडोक्राइन लाइनिंग से। अब एंडोक्राइन लाइनिंग या एंडोक्राइन सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो जब हम प्रोटीन फूड खाते हैं तो वो प्रोटीन फूड स्टिमुलेट करती है उन एंडोक्राइन सेल्स को, जिनसे प्रोड्यूस होता है एक हार्मोन जिसको हम गैस्ट्रिक हार्मोन कहते हैं। और वो जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो ब्लड में शामिल होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तक जाता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। एक दफ़ा दोबारा सुने कि जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी फूड के अंदर वो स्टिमुलेट करेंगी एंडोक्राइन सेल्स को जो हमारे स्टमक में है। उन एंडोक्राइन सेल्स से बनना है गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करेंगे गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस ने आगे करनी है डाइजेशन। तो ये आपने अपनी कॉपी के ऊपर एक पूरी मतलब कि एक सीक्वेंस के साथ ये बात लिख लेनी है। उसके बाद बताया है कि जितना ज़्यादा प्रोटीन आप खाओगे उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे, और जितना ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होंगे उतना गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, और उतनी अच्छी डाइजेशन जो है वो होगी। उसके बाद लास्ट में जो येलो बॉक्स है वो ये है कि हार्ट बर्न या पायरोसिस क्या होता है। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं जिसको हम ओवर ईटिंग कहते हैं, या बहुत कोई ऑयली फैटी फूड हम खा लेते हैं, या खाना खाने के फ़ौरन बाद जब हम लेट जाते हैं, या कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं या कैफ़ीन या कोई स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से सम टाइम क्या होता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिक काइम होता है उसका बैक फ्लश होता है, यानी कि वो स्टमक से ऊपर सीने की तरफ जो है वो काइम आना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारी चेस्ट के अंदर एक पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होती है ईसोफेगस के अंदर। इस सेंसेशन को हम हार्ट बर्न या पायरोसिस कहते हैं। या आम अल्फाज के अंदर आप कहते हैं कि जी मुझे खट्टी टिकारें आ रही हैं, या फिर उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि सीना जो है वो जल रहा है, ठीक है, या एसिडिटी भी इसको बोला जाता है। तो ये हार्ट बर्न और पायरोसिस कब होती है? ड्यू टू बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर ये एसिडिक काइम जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो ईसोफेगस होती है या जो चेस्ट होती है उसमें एक बर्निंग सेंसेशन होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, या आप क्लास के अंदर भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये आज का हमारा काम था जिसके अंदर हमने डाइजेशन इन इन स्टमक और उससे पहले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में जो है वो पढ़ा है। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।